दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is mechanism of pulmonary respiration. Friend, here mechanism of pulmonary respiration. For here, the main purpose of respiratory system is to provide to the oxygen to the tissue and it to be removed to carbon dioxide from them. This entire process is achieved through their following step. The first step is breathing and pulmonary ventilations, leading to the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmospheric air and the lungs. And second is a exchange of a gas at the alveolar surface. And third is a transport and exchange of gas in the tissue. Transport exchange of gas in the tissue. And fourth is a cellular respiration. The fourth is a cellular respiration. It is the most important topic for here. The first is breathing or pulmonary ventilation. So here it is a mechanical process of taking out atmospheric air into the lungs and giving out a carbon dioxide. Friend, it is a mechanical process. The breathing and pulmonary ventilation, it is a mechanical process, the taking out atmospheric into the air into lungs and giving to the carbon dioxide. The breathing is a involuntary process but under special conditions. It can become a voluntary also. It's kind of special to the voluntary also. It is a consist of 2 steps during which the lungs are contracted and expanded alternatively. And the first inspiration are taking air in and second is a expiration of forcing air out. Showing the picture, the first is a inspiration, the intake of air. A
Muscular domes is a shape of diaphragm is a present at the base of lung. One contractions it is become a flattened and lower. The lower surface of lung is a pulled downward and the volume of a lung increase. It is a take intake of air in the lungs. There is a volume of lungs is the surface is a increasing. An external intercostal muscle present between to the ribs contract the ribs caps as a move outward and upward. It's a outward and upward is a moving. This contraction of together increase the volume of the chest cavity. The lower the air pressures within the lungs and the atmospheric air brush and the filling their lungs with the fresh air. Thus the inspiration is on active phase of breathing. There is active phase of breathing. And second is expressions. Expression is mean releasing of air. Expiration means releasing of air here. This step involved to the relaxation of external intercostal muscles and contract of intracostal muscle also. As a result, the ribs cage is a lower and move inward. The lower there is the move on inward. The diaphragm also relax and the rise against into the original dome's shape condition. The abdominal organs press up against the diaphragm. This change of decreasing the volume of the chest cavity, thus increasing the air pressure within the lungs and their air, which is laden with the carbon dioxide and forced out. The forced breathing means it is possible that during to forced breathing, the both inspirations and expirations are active process because some more intercostal muscles and the abdominals is a muscle are brought into the action of deeper breathing movement. Show in this picture. Here show the breathing's movement. For the first is tracheus lungs and there is a chest ball, inspirations, expiration and diaphragm. The lungs is a show of the tracheus lungs and heart. There is a intercalated space of also. There is chest up and down. There is a moment of respiration. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है कि फुफ्फुसी श्वसन की प्रणाली, यानी फुफ्फुसी जो होती है हमारे उसमें श्वसन की प्रणाली किस प्रकार होती है, किस प्रकार जो है अपना वर्क फंक्शन करती है। यहाँ पर तो कहते हैं श्वसन तंत्र का प्रधान कार्य है विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। देखिए ये सारे का कार्य जो होती है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना ही एकमात्र कार्य होता है कि विभिन्न ऊतकों में ऑक्सीजन जो है उपलब्ध हो, उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दूर हटाना। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो निम्नलिखित चरणों में पूरी किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम करेंगे सांस लेना या फुफ्फुस संवर्धन, जिससे कि हम पर्यावरणीय वायु और फेफड़े के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो यह हमारा पहला टॉपिक बनेगा। और दूसरा बनेगा हमारा कुपिकाओं की सतह पर गैसों का विनिमय। कुपिकाओं की सतह पर दोस्तों जो है गैसों का विनिमय किस तरह होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका तीसरा पॉइंट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ऊतकों में गैसों का परिवहन एवं विनिमय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है कोशिका श्वसन के बारे में हम विस्तार से जान पाएंगे कि कोशिका श्वसन जो होती है किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है सांस लेना अथवा फेफड़े में वायु का समर्थन, यानी जो है भरना या छोड़ना। तो ये काम चीज़ें जो होती है जनरली सभी ऐसा करते हैं कि पहले सांस को जो है भरते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य माना जा सकता है। कहते हैं यह एक यांत्रिक प्रक्रिया, याद रखना दोस्तों, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें वायु को फेफड़े के भीतर ले जाना और उसे बाहर निकालना। ठीक है, और सांस लेना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। ठीक है, सांस लेना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में यह इच्छुक भी हो सकती है। सांस लेना तो अनैच्छिक प्रक्रिया है, आप कितना देर तक सांस बंद करके रख सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा कितना करोगे। तो सांस दोस्तों जो होता है आप 2-3 मिनट तक बेशकली इच्छुक क्रियाओं में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम 2 मिनट में तक सांसें बंद कर लेते हैं, बट ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अगर सांस नहीं चलेगा तो इंसान जीवित भी नहीं रहेगा। इसलिए कह सकते हो आप कि ये दोनों ही है, अनैच्छिक क्रियाएं भी है और इच्छुक क्रियाओं में भी आता है। इच्छुक क्रियाओं में क्यों आता है, क्योंकि हम इसको कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं में क्यों आता है, ठीक है,
क्योंकि हम ये हमारे मर्जी से नहीं चलती है। हम चाहे तो कुछ ही समय तक बंद करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलता ही रहता है। और जिस समय ये बंद हो गया हमेशा के लिए, उस समय इंसान जो है परलोक सुधार गया। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं ये 2 चरणों में पूरी होती है, जिसमें फेफड़े बारी बारी में संकुचित और फैलते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो इसके लिए 2 यहाँ पर जो है कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला तो यही दर्शाता है कि अंतःश्वासन यानी इंस्पिरेशन, इन मतलब अंदर यानी वायु को भीतर लेना, ठीक है। और निश्वासन का मतलब होता है एक्सप्रेशन यानी एग्जिट कर देना, यानी वायु को बाहर निकाल देना। तो इसे हम निश्वासन कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये आप इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो ये आप अच्छे से याद इसको कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा अंतःश्वासन यानी वायु भीतर लेना। तो वायु जब हम भीतर लेते हैं तो फेफड़े के आधार पर एक जो है गुंबदाकार पेशीय डायफ्राम यानी मध्य पटल मौजूद होती है, जो संकुचित होने पर यह चपटा और नीचे की तरफ झुक जाती है और फेफड़ों की जो है निचली सतह नीचे की तरफ खिंच जाती है और उनका आयतन बढ़ जाती है, ठीक है। कहते हैं पसलियों के बीच में स्थित बाहरी आंतरफुशिक कोशिकाएं संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब दोस्तों होता है ये सिकुड़ सी जाती है, ठीक है। और पसलियों का ढांचा जो है बाहर की तरफ उठ जाती है। आपने देखा होगा जब सांस लेते हो तो ये पसलियाँ ऊपर की जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और फेफड़े के भीतर वायु के दाब कम हो जाता है और तब वायुमंडलीय वायु अंदर तेजी के साथ प्रवेश कर जाती है और फेफड़े को ताज़ी वायु से भर देती है। और इस प्रकार जो है अंतःश्वासन सांस लेने की सक्रिय प्रावस्था में कार्य अपना करता है। आप देखिएगा कि जब सांस ले लीजिएगा तो आपका ऊपर वाला जो लंग्स होते हैं, छाती होते हैं, वो आपका फूल जाता है, ठीक है। और जब छोड़िएगा वो डाउन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आप अपना भी दोहरा सकते हो, समझ सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निश्वासन यानी वायु बाहर निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब वायु हम अंदर ले लेते हैं तो उसका ऑक्सीजन उपयोग कर देने के पश्चात जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषैली पदार्थों में आती है, ठीक है। अगर विषैली पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको बीमार कर सकता है। तो इसलिए बाहर जो है वायु को निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस चरण में जो है वह आंतरफुशिका को पेशियाँ अस्थिर पड़ जाती है और आंतरिक जो है अंतरापोषक पेशियाँ संकुचित हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो है पसलियों का ढांचा नीचे की तरफ और भीतर की तरफ आ जाता है। कहते हैं डायफ्राम यानी मध्य पटल की स्थिति पड़ जाती है और अपनी मूल गुंबदाकार स्थिति में आ जाती है। कहते हैं उदरीय जो है अंग डायफ्राम को दबाते हैं। इस परिवर्तन के कारण नीचे की गुहा का आयतन बढ़ जाती है और फेफड़े के भीतर वायु दाब भी बढ़ जाता है और फेफड़े के भीतर वायु दाब बढ़ जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की संतृप्त वायु निकाल दी जाती है, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त के बारे में भी आपने जाना होगा, समझा होगा, ठीक है। तो ये संतृप्त असंतृप्त भी इंपॉर्टेंट है, यानी सैचुरेट अनसैचुरेट, तो ये याद रखना, ठीक है। इसका अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि जो होता है संतृप्त जो होते हैं जिसमें एकल बंध बनता है, याद कीजिए थोड़ा, औदरी बंध। और जो हमारा जो होता है असंतृप्त जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनती है। तो ये हम बाद में करेंगे, जब हम केमिस्ट्री के चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और उसमें हम डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक वो केमिस्ट्री के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अब हमारा जो है जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म होगा हम केमिस्ट्री के चैप्टर पे आ जाएंगे और जैसे केमिस्ट्री ख़त्म होगा हम फिजिक्स के पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले बायोलॉजी का जो है मेडिकल वाले बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए और नॉन मेडिकल वाले बच्चों का। तो ये हमारा रहेगा त्रिपाठी सेंटर का जो है अभी पहले यही उद्देश्य अभी चल रहा है फिलहाल। प्लस में हो सकता है कि बीए वाले की भी सिलेबस आए, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगा। यहाँ पर बताया गया कि बलपूर्वक सांस लेना, ठीक है। बलपूर्वक सांस लेना, बलपूर्वक सांस लेते समय यह संभव है कि अंतःश्वासन और निश्वासन दोनों ही प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया होती हो, क्योंकि गहरी सांस लेते समय जो है कुछ अन्य आंतरफुशिक पेशियाँ और उदरित पेशियों से भी काम लिया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हो जहाँ पर जो है सांस लेने की क्रिया विधि को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि बाहरी श्वसन और डायफ्राम अंतःश्वासन कैसे है। अंतःश्वासन जो दिखाया गया थोड़ा बड़ा हुआ दिखाया गया है और बाहरी श्वसन जो है ऊपर की तरफ दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ डॉट डॉट लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है? बाहरी श्वसन को। और अंत श्वसन जो होती है उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और आपको डायफ्राम भी दिखाई गई है। तो ये काफ़ी जो है दृश्य देख के भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है।
The one next topic is exchange of gas at the alveolar surface. Friend, the exchange of gas of the alveolar surface is the here. The blood is the medium of for the transport of oxygen. Blood is the medium because the blood is a take oxygen and a transport for the oxygen for the lungs to a different tissue and carbon dioxide from tissue to the lungs. The blood is the most important carrier for the blood transport and is export for the all over the body and take. The tissue carbon dioxide and tissue is the lung. There are difference. There is the deoxygenated blood is the both their lungs to the pulmonary arteries which is the divided into the fine capillary that are surround our veils. There are both veils in the capillaries are made of a thin very single layer of epithelium cell and therefore also there is a allowed the gas exchange easily. There are both veils and capillaries are made up to thin wall single layer of epithelium cell and there is a allowed to the gas exchange as easily. There a gas exchange is a very easily the most important work here. There is a more oxygen in the well is the air and the more carbon dioxide in the capillary and due to the pressure difference of oxygen and carbon dioxide between two wells and blood capillary. The oxygen diffused from the alveolar is air into the blood capillaries. At the same time, carbon dioxide diffused from a blood capillary into the air. There is the at the sometimes carbon dioxide diffused for blood capillaries into the alveolar air, and the oxygenated blood is taken from to the lung to the heart by pulmonary vein. That is most important. The oxygenated blood is taken from to the lungs to the heart by pulmonary vein. The volume exchange here, the volume exchange flow in the table. There is the show the volume exchanges of doing to breathing in the normal adult human beings. There is a so on the table the air volume exchange during the breathing to here. Here the tides volume is the TV. TV is the volume of the air inhaled and exhaled without any noticeable effort. The normal breathing is a 500 ml and Vitter's capacity means VDC is the volume of that can be maximal breathed out of the maximum inspiration. VC is equal to IRV plus TV plus ERV. There is the 3400 to 4800 ml. The third is the inspiratory reversal volume means IRV. The volume of air that can be taken in the force inspiration over and above the normal inspiration. There is the volume is a ml is a 2000 to 3000 ml and the expiratory is reverse volume means ERV. The volume of air that can be expelled by the force expression over and of the normal expression to 1000 ml. The next is residual volume means RV. It is a expression. There is the volume of 1000 to the 1500 ml. The volume air that is cannot be force outweighing the force expression. That this is the air that is remain in the lungs and it is a air passes. And there is a total lung capacity. The sum of all lungs volume, maximum air that is remain in the lungs after the maximum inhales. There is a 5,500 to 6,000 ml is the most important. Here the vital capacity may be highly reduced in a smoker and people suffering from a tuberculosis. The athletes as the singers on the other hand have a higher vital capacity. There is a friend that reduce the smoker and people suffering for the tuberculosis for their vital capacity. It is the most important. Their athletes and singer is the other hand have a higher vital capacity. Okay. The next topic is transport of oxygen by blood from a lung to tissue. The transport of oxygen by the blood from a lung to tissue. Here, efficiency transport of oxygen is by their complex blood protein is called hemoglobin. This is iron-rich protein in the packet in the red blood corpus means RBC. The red blood corpus is the given blood are red color. About 97% of the total oxygen is a transfer from the lung to the tissue in a combination with the hemoglobin. The 97% total oxygen transfer over the combination of the hemoglobin. Only 3% of oxygen is a transport is a dissolved form means plasma. Okay.
The oxygenated of blood is taken place to the lung from the molecules of oxygen from the reversible bond with the hemoglobin forming two compound oxyhemoglobin. So reaction. There Hb plus 4O2. The lung avails an active tissue. The Hb 4O2 means hemoglobin here and oxyhemoglobin there. When the oxygenated blood reaches their tissue surface, there is a high concentrations of carbon dioxide in the tissue. The oxygen having been the use up and the low concentration of oxygen. As a result, the bond holding oxygen and hemoglobin is Sb is a 4O2 is because unstable and the blood reaches to oxygen and take up the carbon dioxide. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कुपिया की सतह पर गैसों का विनिमय। देखिए गैस का विनिमय कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आप समझ सकते हो। कहते हैं अगर ब्लड में ऑक्सीजन ना हो तो हम थके मादे से बन जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी को जो है हर समय ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्टों में जाता है और हमें जो है वार्म रखता है, गर्म रखता है। तो यही काम तो होता है ब्लड का कि हमें वो वार्म रखता है। और ये वार्म कैसे होता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है कि क्या आखिर इसमें प्रोसीजर है, क्या इसमें है। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते रुधिर की वह माध्यम है जो ऑक्सीजन को फेफड़े में विभिन्न ऊतकों तक और ऊतकों से फेफड़ों तक लाता ले जाता है। देखिए रुधिर ही है, रुधिर का ब्लड ही है, एक माध्यम है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से विभिन्न ऊतकों तक फेफड़े ले जाता है। यानी खून के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट भागों में जाता है और हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। और कहते हैं फुफ्फुसी ध्वनि जो है भी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को फेफड़े तक लाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि फुफ्फुस धमनियाँ जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़े तक ले जाती है। समझ में आया बात को कि फुफ्फुस धमनी जो होती है वो जो होती है वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करती है। ये धमनियाँ फेफड़ों में बारीक कोशिकाओं में बढ़ जाती है जो कुपिकाओं के चारों ओर से घेर लेती है। कहते हैं कुपिकाओं और कोशिकाएं दोनों ही एपिथेलियम की पतली भित्ति वाली केवल एक परत की बनी होती है। अब देखिए कितना ये जो है सॉफ्ट है, लेकिन लोग जो होते हैं इसमें धुआं डाल के ख़राब कर देते हैं। कहते हैं एक ही एपिथेलियम पतली झिल्ली की बनी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए कितने घातक ये हो सकता है और कितने पतले झिल्ली की बनी होती है हमारा कुपिकाएँ जो होती है, जिसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है वो पतले झिल्ली की बनी होती है, यानी एपिथेलियम की बनी होती है और इसलिए उनके बीच जो है गैस विनिमय आसानी से हो जाती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रखता है कि पतली तो बनी रहती है, इसी वजह से जो है गैस विनिमय होती है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। कहते हैं कुपिका जो होता है वायु में ऑक्सीजन अधिक होती है और कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो कुपिकाओं और कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन जो है कुपिका वायु से विसर्जित होकर कोशिकाओं के रुधिर में चली जाती है और इसी समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के रुधिर में से विसर्जित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाना ही होती है। कहते हैं ये सारे क्रियाओं में जो होती है ऑक्सीजनेटेड रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़े के हृदय में चली जाती है। ठीक है, हार्ट का काम सिर्फ यही होता है कि ब्लड को पंचिंग करना और डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाना, लेकिन जो ब्लड जो होता है प्योर होती है, सब लंग्स में होती है और कुपिका का जो है यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कुपिका के थ्रू ही ऐसा होना संभव होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने देखा होगा जब छाती हम फुलाते हैं तो बड़ी सी हो जाती है, फिर सांस छोड़ते हैं तो छोटी हो जाती है, तो ऐसा प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो बदलते आयतन, आखिर बदलते जो आयतन होती है आखिर उसका क्या प्रोसीजर है। अब हमारे समझ एक तालिका आ गई है, उसमें बताया गया है कि हमारा वॉल्यूम किस समय कितना ml रहेगी। तो यहाँ पर ज्वारीय आता है या टाइड वॉल्यूम जब आता है तो बिना किसी सफल प्रयास के, यानी सामान्य सांस लेने के दौरान जो होती है, जब आप सामान्य सांस ले रहे होते हो जिसमें कोई तरह की प्रक्रिया नहीं कर रहे होते हो, तो भीतर ले जाने वाली जो है बाहर निकाले जाने वायु का आयतन जो होती है सिर्फ 300 ml होती है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रख सकता है। उसके बाद है जैव आधारित यानी विट्टल कैपेसिटी। ठीक है, जैव आधारित जब होती है तो उस वायु का जो आयतन जो गहरी से गहरी सांस लेने के बाद अधिक से अधिक सांस आती है। जब हम कहते हैं ना गहरी सांस लो, तो उस समय जो होती है यानी विट्टल कैपेसिटी बनती है। तो विट्टल कैपेसिटी जो होती है उसमें IRV प्लस TV प्लस ERV
जो छोड़े जाने वाले शामिल सब सम्मिलित होती है, जिसमें 3000 से लेकर 3400 से लेकर 4800 ml तक की जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं अंदर श्वासन निश्चित आयतन, जो अंतर श्वासन लेते हैं उसमें जो है ये RBI के रूप में होता है, IRB के रूप में होती है, जिसमें उस वायु का आयतन जो सामान्य अंतर श्वासन के बाद वल्कृत अत श्वासन द्वारा भीतर ली जाती है, इसमें 2000 से 3000 ml तक इसकी श्वासन दर बढ़ जाती है। देखिए ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात है निश्वासन निचली आयतन यानी ERV, कहते हैं उस वायु का आयतन जो सामान्य निश्वासन के बाद विकृत श्वासन द्वारा बाहर निकाल दी जा सकती है, उसमें जो है 1000 ml यूज़ की जाती है। यानी उसके बाद पश्चात है अवशोषित आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, कहते हैं इस वायु का आयतन जो बलकृत यानी बल लगा के निश्वासन के बाद भी बाहर निकाल नहीं जा सकती, यह वह वायु है जो फेफड़े और वायु मार्ग के भीतर बनी रहती है हमेशा। ये जो होती है 1000 से जो है 1500 ml तक हो सकती है। उसके पश्चात है संपूर्ण फेफड़े धारिता यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी सबको मिला दिया जाए तो ये कितना लंग्स जो है लेने की क्षमता रखती है। तो कहते हैं सभी फेफड़े आयतनों के जोड़ जो है अधिकतम वायु जो अधिकतम श्वसन तंत्र के बाद दोनों फेफड़ों में भरी रहती है वो होती है 5500 से लेके 6000 ml तक हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है। उसके पश्चात कहते हैं कि धूम्रपान करने वाले तथा तपेदिक के रोगियों की जैव धारिता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो धूम्रपान और तपेदिक के व्यक्ति होते हैं जो तम्बाकू खाते हैं उनका फेफड़े के साथ क्या होगा शायद आपको भी पता ना हो। कहते हैं दूसरी तरफ जो खेलकूद में भाग लेने वाले और गायकों की जैव धारिता अपेक्षा अधिक होती है। देखिए धूम्रपान लेने से जो होता है वो कम जाता है, लेकिन गायक को जो होता है आवाज़ निकालना होता है या जो है खेलकूद में भाग लेने वाले को सांसें तेज़ी से लेना होता है, तो इसके वजह से जो है उनकी धारिता बढ़ जाती है। लेकिन जो धूम्रपान तपेदिक करते हैं उनकी आयतन जो होती है धारिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो कई तरह की बीमारियों के शिकार होते चले जाते हैं। उसके पश्चात हमारा समक्ष रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से ऊतकों तक, यानी जो यहाँ पर जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजन परिवहन जो होती है फेफड़े से लेके और कैसे हमारे ऊतक तक पहुंचती है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन का कारगर परिवहन हीमोग्लोबिन नामक एक जटिल रुधिर प्रोटीन के द्वारा होता है। ये तो आपको भी पता है कि हीमोग्लोबिन में ही जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला होता है, तो ये बात तो सबको पता है। कहते हैं ये प्रचुर मात्रा हो जो प्रोटीन लाल रुधिर कोनिकाएँ यानी RBC की होती है। यानी इसमें जो होती है आपको पता है कि ब्लड का जो रंग होता है रेड वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए इसको RBC के नाम से भी जाना जाता है कि भीतर भरी रहती है और ये इसी के कारण जो रुधिर लाल होने के कारण दिखता है तो पूरा लाल दिखता है। फेफड़े से ऊतकों तक जो है कुल ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पहुंचता है। देखिए फेफड़े से ऊतक तक जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ ही पहुंचता है, यानी हीमोग्लोबिन ही जो है वो विभिन्न पार्टों तक जो है ब्लड को ले जाता है। कहते हैं ऑक्सीजन का केवल 3% भाग का परिवहन प्लाज्माओं के द्वारा घुली हुई अवस्थाओं में होती है, यानी प्लाज्मा जो होता है सिर्फ 3% ऑक्सीजन का उत्तरदायित्व संभालता है, बाकी सारे दायित्व जो होता है हीमोग्लोबिन के पास होता है जो 97% रखा गया है। रुधिर का जो है ऑक्सीजनेटेड फेफड़े में होता है और ऑक्सीजन के 4 अणु यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक उत्कीर्णीय यौगिक बनाता है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए Hb+4O2 यानी हीमोग्लोबिन और फेफड़ों की कुपियाँ और सक्रिय ऊतकों से मिला के अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है यानी Hb+4O2। तो इस तरह से जो है इसका निर्माण यहाँ पर होता है। उसके पश्चात है हमारा ऑक्सीजनेटेड रुधिर जब ऊतकों की सतह पर पहुँचता है तो उस समय ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन Hbn4O2 और ऑक्सीजन के बीच का बंधन अस्थिर होने के कारण जो रुधिर में से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन तो ऊतकों के भीतर प्रयुक्त कर भी ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा जो है आपस ले लिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहाँ भी होती है रुधिर द्वारा ही यानी ब्लड द्वारा ही उसको जो है फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाता है। The next point is transport of carbon dioxide from a tissue to the lung. Transport of carbon dioxide from tissue to lung. Here, blood transport of carbon dioxide with the comparative easily because of its highly solubility.
The active tissue is constant produce of carbon dioxide. This is carbon dioxide is transported to the lung into three way. The first is carbon dioxide is physically dissolved in a blood plasma. Only 5 to 7% of the total carbon dioxide is transported. And second is carbon dioxide directly combined with the hemoglobin of RBCs to form a carbomonohemoglobin about 21 to 23% only. As the bicarbonate, it is dissolved in the plasma but produced in RBC as a catalyst by their enzyme. Carbonics is anhydrous as then to diffuse into the plasma. Largest frictions of carbon dioxide about 75% to 80% to be transported in this manner. Here the reaction is CO2 plus H2O. Here enzyme or carbonic anhydrase means is H2CO3 formation means carbonic acid formation. This is an important reaction. Carbon dioxide and H2O combined with H2CO3 means carbonic acid. The carbonic acid is a formation by bicarbonate ion means HCO3 negative plus hydrogen is positive. The bicarbonate is extremely soluble and dissolving in blood plasma. Friend, is the most important question. The bicarbonate is extremely soluble and dissolvable in blood plasma. It's again pass into the RBC and break into the CO2 and H2O in the well. The inside the lungs, the CO2 is transported to lungs from a tissue in the three way mentioned above. They are released into the well air in the final breathing out. Here showing this diagram the transport of carbon dioxide in the blood. The here show the respiratory cell oxygen carbon dioxide. There is formation of RBC. There are many way 10 to 20% bound to the HB. The here CO2 HB is equal to HbO2. But other side there is a plasma here. But CO2 is a formation CO2 HB plus HbCO3 and 75% combined. There is the CO2 H2 is equal to HO positive plus HO2 is the formation by chlorine is the NaCl and Na plus SCT3. There is a 5% dissolved in a plasma. There is a transport of carbon dioxide in the blood. दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऊतकों और फेफड़ों में, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इसका जो है विनिमय होता है। क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक तरह से माना जाए तो विषैली गैस के रूप में ही रहेगी। अगर ये हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है तो हमें कई तरह के जो है नुकसान फेफड़े को पहुँच सकती है। तो कहते हैं, तभी तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे फेफड़े को, लंग्स को ख़राब करता है। और आपको पता है जो सिगरेट वीरे पीते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इससे लंग्स पे कितना इफेक्ट पड़ता होगा। ठीक है, तो कहते हैं रुधिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अपेक्षाकृत आसानी से कर लेता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता यानी घुलनशीलता अधिक होती है। सक्रिय ऊतक लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते रहते हैं और ये जो है CO2 फेफड़े तक जो है 3 विधियों में पहुंचाती है। पहला जो है आपके समक्ष रक्त प्लाज्मा में भौतिक रूप से घुली हुई। इस विधि में कुल जो है परिवहन CO2 का जो है केवल 5 से 7% भाग ही ले लिया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है RBC को जो है हीमोग्लोबिन में सीधे संयोजित होकर, जिसे हम कार्बोनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, बन जाता है। और केवल जो है ये लगभग 21 से 23% तक इसका जो है अपना तो दायित्व निभाता है। उसके बाद है प्लाज्मा में घुली हुई जो है घुली होती होकर जो है बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, परंतु ये जो होती है बाइकार्बोनेट एक एंजाइम कार्बनिक एनोलाइड यानी कार्बोनिक एंड्रोहाइज के यानी एनहाइड्रोज के उत्प्रेरक में RBC के अंदर बनते हैं और इसके बाद उसमें जो है विस्तृत होकर बाहर प्लाज्मा में जाते हैं। और आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा अंश यही होता है, यानी प्लाज्मा में ही जो होती है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा विद्यमान होती है, जो कि कह सकते हो आप कि 75 से 80% हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ रिएक्शन दिखाया गया है जो कि क्लियर इस बात को कर देगा। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर जब मिलती है आपस में तो एंजाइम कार्बनिक एंड्रोहाइड्रोज में जो होती है H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, जो कि कार्बनिक अम्ल होती है। कहते हैं कार्बनिक अम्ल फॉर्मेशन करती है किसको? बाइकार्बोनेट को, यानी HCO3 नेगेटिव में प्लस हाइड्रोजन H पॉजिटिव में।
और उसके पश्चात कहते हैं बाइकार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होती है और रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है और ये आपस में रक्ताणुओं में चली जाती है और जो है कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटित हो जाती है, जो कि इसका विशिष्ट बात रखती है। कहते हैं फेफड़े के भीतर पहुंची CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं के अंदर वायु में छोड़ दी जाती है और अंततः यह सांस के बाहर निकल दी जाती है, यानी कुपिकाओं से जो है बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम भी दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता सकता है। देखिए स्वर्ण कोशिका में होती है और ये प्लाज्मा है और ये RBC दिखाया गया है। अब कहते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होती है, तो इसमें कैसे जो विनिमय होती रहती है, पहले में O2 Hb प्लस इक्वल टू HbO2 में कन्वर्ट करती है। कहते हैं उसके बाद है 10 to 20% Hb से संबंधित होती है, जिसमें CO2 प्लस Hb इक्वल टू HbCO2 का फॉर्मेशन होता है। और कहते हैं 75 बाइकार्बोनेट के रूप में जो होती है CO2 प्लस H2O प्लस हाइड्रोजन प्लस SCO3 नेगेटिव के रूप में होती है, जिसमें क्लोरीन भी रहती है और NaCl के साथ रिएक्ट करके NaHCO3 बनाती है और साथ में जो है NaSCO3। अब देखिए NaSCO3 किसका फॉर्म है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि NaSCO3 ये किसको कहते हैं, इसका साधारण नाम क्या है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो कमेंट जरूर करें कि NaHCO3, जिसको आप 10th क्लास में भी NCERT में पढ़ चुके हो, ठीक है। NaHCO3 किसको कहते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे और जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे वो इग्नोर करेंगे। देखते हैं कौन इंटेलिजेंट बच्चा है जो मुझे नाम बताता है कि NaHCO3 का जो है वास्तविक साधारण नाम क्या है, इसको आम भाषा में हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा 5% प्लाज्मा जो है घुलनशील रूप में पाई जाती है, तो इसमें जो है रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। The next topic is regulation of respiration. Friends, the most important topic, regulation of respiration here. Count the number of time you breathe and do it to normal resting condition. You are count the time you breathe in doing to normal resting condition and then climbing of the stair. How to is a change in the breathing rate and both about. You will be now study about the regulation of respiration. The regulation of respiration is under nervous control. There is the most important thing here. The regulation of respiration is under nerve control. There are 3 groups of neurons called respiratory center present in the medulla oblongata and pons their brain. There is 3 groups of neurons called respiratory center present in the medulla oblongata and their pons their brain. There are first is dorsal respiratory group. The dorsal respiratory groups here generate the basic respiratory. Remember, there it is stimulate the external intercostal muscles. The diaphragm is contract and the inspiration occur. When the stimulations causing this is a muscle relax and inspiration take place. The second is a ventral respiratory groups. Here the send a single under to enhance respiratory needs. It is a control both inspiration and expressions. Inspirations and expression here, and the pneumotaxic center. Pneumotaxic center is the point control switch of point of inspiration and thereby the smoothness their transmissions between the inspiration and expression. The increasing in the blood carbon dioxide and hydrogen ion increase the rate of respiration. Is the most important. The increasing the blood carbon dioxide and hydrogen ion, they are increasing the rate of respiration. If we try to hold our breath, we are not able to hold it is a long time. This is because the respiratory center of the medulla automatically start breathing when to the concentration of carbon dioxide in the blood residue of critical level. There is the holding only some time. It is a important thing here. The next topic is cellular respiration. The cellular respiration is the most important topic here. The oxygen take in the blood is utilized in all the living cells during the cellular respiration. The oxygen taken in the blood is utilized in all the living cells during the cellular respiration.
It is the complex process that is completely in the mitochondria. There is a completely in the mitochondria. During to cellular respiration, glucose is oxidizing to the release of energy. The glucose is oxidizing the release energy. Energy released to store it in ATP. Store it in ATP, adenosine triphosphate molecules, and readily to the available for cell use. The process can be assumed there up to the flow. The C6H12O6 plus 6CO2 is a mitochondria and cell respiration. The other is 6CO2 plus H2O plus ATP is a formation. There is an energy of ATP formation for glucose and carbon dioxide as a react in a mitochondria and cell respiration. The formation of ATP formation mean energy formation, the release of energy, and here storage of energy for the ATP form. Respiration that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. They also learn their aerobic respiration. There is presence of oxygen, and anaerobic is absent of oxygen. The anaerobic is the most important. It is the more efficiency of 38 molecules of ATP are released on the oxidation 1 glucose molecules. The 1 glucose molecules is formation of 38 molecules of ATP. 1 glucose molecule is a formation of 38 molecules of ATP released on the oxidation of only one glucose molecules. The absence of oxygen from some time may lead to the anaerobic respiration. Its absence as only 2 molecules of ATP are produced from 1 glucose molecules. Refer the lesson 12 also. Here friend, a chart the respiration breakdown of glucose to release of energy. So here aerobic respiration, another side is anaerobic respiration. The respiration when to oxygen is available, glucose is a breakdown of 2-pyruvic acid, means oxygen release. So here CO2 plus 6H2O plus 38 ATP formation here, but other side is anaerobic condition. The respiration is the absence of carbon oxygen, their glucose and 2-pyruvic acid and 2 lactic acid plus 2 ATP, and is here 2 CO2 plus alcohol plus 2 ATP. I have already learned to the 12th chapter for NIOS book. There is a 2 CO plus alcohol or 2 ATP formation. This anaerobic condition ATP formation of 38. Here show the common respiratory disorder and their prevent. They are the most important topic, common respiratory disorder and prevention. The first is the disease is the bronchial asthma. The bronchial asthma is causing, it is the allergics is a disease causing due to the content of foreign substance in air. The foreign substance in air, the causing of bronchial asthma. The symptom is the causing the deficiency of breathing and coughing because excess of mucus secreted may be your nerves down to clogs their bronchioles. And the prevention is avoiding the exposure to their foreign substance is the best preventive measuring. And the second disease is bronchitis. There is a inflammation of the bronchioles causing by the infection. It can be also be causing by the smoking and by the exposure to the air pollution. There is a regular coughing and with the greenish blue sputum. The green blue sputum of coming your mouth. And the prevention is avoiding exposure to the smoke and dust prevent to bronchitis. The third is a pneumonia. The pneumonia is the acute inflammations is the causing by the diplocossus is the infection in the valves of the lungs. It is causing the fever, pain and severe cough. Most of the air space occupy the fluid and dead of WC. The dead air WC, their prevention avoid to the crowded place where infection is a prevalent. The next is tuberculosis. It is a common disease. Tuberculosis means TB. Their simple name is a TB, means tuberculosis.
It is the bacterial infection that spread through the droplet of infection person. Here the transfer for person to the person. Tuberculosis. It's a very dangerous disease. It can affect maybe other organ by the pulmonary TB. Is the most common weight loss and cough are common symptom. It is the accompanied by the low fever. Stimuli the case of blood may be come out with the coughing. There is the treatment prevention of BCG vaccine. The BCG vaccine can be prevent of TB, well ventilated dwellings, and the protein-rich diet is also stimuli of TB patient. And next is occupationally lung hazard. There is the causing due to the exposure to the harmful substance like silica, stress, dust, prevent the environment where to person work. It is expiration of after the exposure of 10 to 15 years or more. It is causing the fibrosis of lungs. The prevention is such a disease can be prevented by the minimize the exposure to such a substance by using protective masks and clothing regular and the health checkup is a necessaries. This also is ITS is mean information of organ, bronchitis and parasite peronangitis are their toxicity is effect of different respiratory tissue. Can you tell you specific organ affected? दोस्तों यहाँ पर जो है श्वसन का विनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है। कहते हैं सामान्यतः आराम की स्थिति में और सीढ़ी चढ़ते समय गिनती कीजिए कि आप कितनी बार सांस लेते हैं। दोनों सांस की प्रक्रिया जो होती है अलग अलग होती है। सांस लेने की दर में यह परिवर्तन क्यों आता है आखिर? अब आप श्वसन की नियमन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करोगे जिससे समझोगे कि ऐसा क्यों होता है। जब आराम स्थिति में आप रहते हो, जब सीढ़ी चढ़ते हो तो दोनों कंडीशन में जो है सांस जो है पहले आराम अवस्था में रहती है और फिर जो है काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं श्वसन की नियमित तंत्रिका तंत्र के अधीन होती है और तंत्रिका कोशिका के 3 समूह होते हैं जिन्हें श्वसन केंद्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है श्वसन दर जो होती है श्वसन क्रियाएं होती है वो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन के कंट्रोल में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, जिन्हें श्वसन केंद्र भी हम कह सकते हो। ये केंद्र जो है मस्तिष्क से मेडुला और जो है ब्लास्टोस्टेटा के पंत में स्थित होते हैं। कहते हैं ये केंद्र कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पहला जो हमारे पास केंद्र आता है वो है पुष्ट श्वसन समूह। पुष्ट श्वसन समूह जो होती है मूलभूत श्वसन लय उत्पन्न करती है। यह बाहरी अंतर्भुक पेशियों के जो है उद्दीपित करती है और डायफ्राम्स संकुलित होती है और जो अंत श्वसन आरंभ हो जाती है। कहते हैं उद्दीपन समाप्त होने पर जो है पेशियाँ स्थिर पड़ जाती है और तब निश्वासन आरंभ हो जाती है। ठीक है, स्थिर हो जाती पड़ती है और जो है निश्वासन आरंभ हो जाती है। उधर जो है श्वसन समूह बढ़ी हुई श्वसन आवश्यकताओं के होने पर जो है संकेत भेजते हैं और ये अंत श्वसन और निश्वासन दोनों ही नियंत्रण में करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं पानस में स्थित जो है श्वसन अनुचलनीय यानी श्वसन अनुचलनीय जो है निमोटैक्सिस कहते हैं, जिसको केंद्र अंत श्वसन के बंद करने के बिंदु का नियंत्रण करता है और इस प्रकार जो है अंत श्वसन और निश्वासन के बीच संक्रांति काल यानी निवर्धन के रूप में हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों में वृद्धि होने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, चाहे हाइड्रोजन की मात्रा आयनों में वृद्धि हो जाती है, तब जो है आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ेगी? जब आप कार्य करोगे, जब वहाँ पर जो है खून बर्न होगी। जैसे खून बर्न होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे जो होगा आपका श्वसन दर बढ़ जाती है। कहते हैं कोशिकीय श्वसन। देखिए उसके पश्चात जो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसको कहते हैं हम कोशिकीय श्वसन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ है। कहते हैं जो है रक्त द्वारा ले जाई गई ऑक्सीजन का सजीव कोशिकाओं के भीतर कोशिकीय श्वसन का उपयोग कर लिया जाता है और कोशिकीय श्वसन एक सम्मिश्रित प्रक्रिया होती है, यानी इसमें कई तरह के जो है पदार्थ मिले हुए होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके समाप्त होता है। तभी तो कहते हैं दोस्तों हर ऑर्गन का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है और सभी ऑर्गन जो है एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं। तो हमें भी तो भारत के विकास में हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। अब देखिए श्वसन दर में कई तरह की बीमारियां होती है जो कि हमारे पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, हमारे वातावरण गंदे होने की वजह से हो रहा है। चारों तरफ देखिए धूल मिट्टी कण बड़े पड़े हैं। तो ये सब क्या है?
हम लोगों को भी जागरूकता फैलाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने आप को इसके लिए सक्षम बनाना चाहिए कि हो सके तो गंदगी ना फैल सके हमसे, ठीक है। और इस तभी हमारा वातावरण जो होगा स्वच्छ और सुंदर बनेगा, ठीक है। आपको पता है ये कई क्षेत्र के जो है वायु प्रदूषित हो गई है बिल्कुल ही, जिसको सतर से भी पूरा नीचे जा चुका है, जहाँ पर लोग जो है उनके दम घुट रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना जो है हम लोगों ने अपने वातावरण को विषैली बना दिया है। तो यही बात यहाँ कहता है, इसके उपयोग में लिया जाता है और ये कई गैसों से मिश्रित होती है। और कहते हैं जो है निकलती है ऊर्जा यानी एटीपी निकलती है तो इसके अणुओं में संग्रहित हो जाती है। आपको एटीपी का फुल फॉर्म तो पता ही है कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम ऊर्जा का जो है स्टोरेज हाउस भी कह सकते हो। यहाँ पर जो है ऊर्जा सारे स्टोर रहते हैं, ठीक है। और कोशिका में उपयोग के लिए तुरंत उपलब्ध करा दिया जाता है, यानी एटीपी तुरंत जो है ऊर्जा के लिए उत्पन्न करा दिया जाता है जहाँ पर उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को जो है सारांश के रूप में हम कुछ रिएक्शन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि C6H12O6 प्लस 6CO2 माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय संश्लेषण और 6CO2 प्लस H2O प्लस ATP ऊर्जा, यानी ATP ऊर्जा के रूप में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जब ग्लूकोज की विखंडन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विमुक्त होती है और यहाँ ऊर्जा बन जाती है, यानी इससे आपको एनर्जी मिल जाती है। कहते हैं जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और आपको पता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो तो उसे हम एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। कहते हैं कि ये श्वसन जो है अधिकतम कारगर होता है क्योंकि इसमें जो है अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करके जो है 38 ATP निकालते हैं, यानी यहाँ पर 38 जो है ATP का निर्माण होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे कुछ समय तक जो ऑक्सीजन के अभाव की स्थिति में जो है अवायवीय श्वसन होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ पर जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। और यहाँ जो है कार्य होता है कि इसमें जो है सिर्फ 2 ATP का निर्माण होती है, ग्लूकोज से केवल 2 ATP का ही निर्माण होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्तों, जहाँ एरोबिक रिस्पिरेशन होगा वहाँ पर 38 ATP का निर्माण होगा और जहाँ जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा वहाँ पर सिर्फ 2 ATP का निर्माण होगा। जैसे कि हम यहाँ फ्लो चार्ट में भी इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ आपको श्वसन और ग्लूकोज का विघटन ताकि ऊर्जा विमुक्त कैसे होती है इसे दर्शाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों ही दिखाया गया है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर और जो है ऑक्सीजन के अभाव में। अब देखते हैं कि अब वायवीय श्वसन में क्या है। वायवीय श्वसन में है ग्लूकोज 2 पैरुविक अम्ल जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 6CO2 प्लस 6H2O का निर्माण करेगा और यहाँ प्लस जो है 38 ATP का निर्माण जो होगा संभव बनाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है अवायवीय श्वसन दर्शाया गया है जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है ग्लूकोज जो है फॉर्मेशन होकर 2 पैरुविक अम्ल बनाएगा जिसमें 2 लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP का निर्माण होगा, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2CO2 प्लस अल्कोहल प्लस 2 ATP का निर्माण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि वायवीय श्वसन में जो होता है 38 ATP बनता है और अवायवीय श्वसन में जो है सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है। अब देखिए दोस्तों, ये बात तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बात और भी इम्पोर्टेंट है कि सामान्य श्वसन विकार उनकी रोकथाम की जो है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती है जो इंसानों को परेशान करती है। तो सबसे पहले तो आपको पता है बीमारी के नाम पे जो है श्वसन दम्मा से जो है हर लोग परेशान है, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं ब्रैकियल्स अस्थमा, ठीक है। तो कई नाम से जाना जाता है, दम्मा, अस्थमा, श्वसनिका दम्मा या ब्रैकियल्स अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या होता है? यह एक एलर्जी कारक का रोग है जो वायु में कुल विषित पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है, यानी ये एक एलर्जी है जिसको कभी भी हो सकती है। अगर किसी को पानी से एलर्जी है, बरसात से एलर्जी है तो उसको भी हो सकता है, किसी धूल मिट्टी की एलर्जी है तो कहते हैं कि बहुत खतरनाक होती है दोस्तों, इंसान की जान तक भी ले सकती है। आप देख सकते हो कहीं आसपास होगा किसी व्यक्ति को ये, तो देखना, उनसे पूछना और समझना कि ये बीमारी कितनी खतरनाक होती है। कहते हैं इसमें रोग के लक्षण जो होते हैं, इसमें सांस लेने और खांसने में परेशानी होती है। देखिए सांस लेने में अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि अत्यधिक जो है श्लेष्मा के कारण जो है श्वास नलिकाएँ ब्रोंकियल्स जो है सक्रिय रुद्र हो जाती है। और इसके रोकथाम को तो एक ही उपाय है कि इसमें जो है विजातीय पदार्थों के प्रभाव में आने से यथासंभव बने, यही इस रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसे स्थान पे आप जाओ ही मत जहाँ पर ये बीमारी का लक्षण हो।
उसके बाद है श्वसन शोथ यानी श्वसनीय शोथ, यानी इसको हम कहते हैं ब्रैकोइटिस। ब्रैकोइटिस जो होती है श्वसनीय शोथ कहते हैं इसको हम। कहते हैं संक्रमण के कारण जो है श्वसनीय ब्रोंकाज में है शोथ आ जाती है, यह जो है धूम्रपान से भी हो सकती है और वायु प्रदूषण के कारण भी हो सकती है। तो आपको पता है, मैं पहले ही बताया हूँ कि वायु प्रदूषण की वजह से हम लोग कितने नुकसान में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पी रहा है, हर कोई का लंग जो है ख़राब हो रहा है। तो हम किस ज़माने में आ गए, किस दुनिया में आ गए, किस समय में आ गए हैं जहाँ पर हम अपने ही प्रकृति के दिया हुआ चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों हमको पता ही है कि जल वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहते हैं ना, ये प्रकृति का फ्री में दिया हुआ उपहार है जिसको हम कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें कहते हैं हमें मिलता है, लेकिन आजकल सब कुछ दूषित हो गया है। कई सरकार तो इसको पानी को फ्री कर दिया है, ठीक है। तो कहते हैं सब चीज़ तो नेचर का देन है, तो हम फ्री क्यों ना करें। दोस्तों एक बात याद रखना कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलता है हम उसको कदर नहीं करते हैं। अगर कद्र करते हैं तो हमको नॉलेज है कि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों से मिलता है, और हम पैसों के लालच में क्या किए हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिए हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ आती है कि हमने क्या किया है, हमें पता कि जल ही जीवन है, लेकिन कौन मानता है जल ही जीवन है। सरकार ने फ्री कर दिया है जल को, लोग ऐसे ही बहाए जा रहे होते हैं। कहीं नलका खुला हुआ होता है तो कहीं कुछ खुला हुआ होता है। तो पानी का कदर हम कहाँ कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो चीज़ हमें महंगा मिलती है ना उसको हम बहुत संभाल के यूज़ करते हैं। ये आपको भी समझ है। आप अगर पनीर खरीद के लाते हो महंगा चीज़ तो उसके एक भी कण आप डिस्ट्रॉय होने नहीं देते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो फ्री की चीज़ होता है लोग उसका कदर नहीं करता है। और ये बात सरकार को भी समझ में आना चाहिए और हर एक व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए कि फ्री किया हुआ चीज़ को तो इंसान ने कभी कदर किया ही नहीं। कहते हैं ना, ज्ञान भी जब हम फ्री को देते हैं ना तो लोग सर सिर्फ खुजलाते हैं, लेकिन वही जब पैसा कॉस्टली लगता है ना तो ये इसका जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसका एग्जांपल आप समझ भी सकते हो कि मान लो आपके घर में आपके माता पिता पढ़ाने वाले होते हैं तो आप उनके कदर नहीं करते हो, उनकी बातें नहीं समझते हो, लेकिन वही जब ट्यूशन बड़े बड़े पैसे देने पड़ते हैं तो आप अगर समझदार हो तो वहाँ पर जो है आप बहुत ही सीरियस होकर पढ़ोगे कि भाई हमारा पैसा यहाँ लगता है। अब पैसे की बात आता है, कहते हैं माँ बाप के पैसा तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन जब हम खुद स्वयं कमाते हैं तब हमें एहसास होती है कि पैसा जो है कमाना कितना कठिन होता है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक बात एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो हमें समझदार भी यहाँ बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पानी हवा दूषित कर दोगे तो आगे जो आने वाली जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, वो कैसे जीवित रहेंगे, कैसे सांस ले पाएंगे। कहेंगे कि हम लोग तो मर गए, लेकिन हमने क्या छोड़ दिया उनके लिए, दूषित प्रदूषण जल छोड़ दिया, प्रदूषण वायु छोड़ दिया, और वो हमें सिर्फ कोसेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे जिन्होंने हमें दूषित वातावरण में लाके हमें रख दिया है। तो अभी भी समझदार बनिए, और समझदार सबसे अधिक सरकार को बनने की ज़रूरत है कि फ्री में कोई चीज़ ना दे जिसकी वजह से लोग कदर करना छोड़ दें। क्योंकि फ्री वाला चीज़, या तो देखते हो जो कोई सामान अगर फ्री में मिलता है तो वो जो होता है उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। तो समझ जाओ इसी बात से कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगला जो टॉपिक दोस्तों हमारा है, समझ सकते हो कि ये जो है क्या है, निमोनिया। लेकिन निमोनिया से पहले हम जो यहाँ प्रदूषण की बात कर रहे थे, जिसमें श्वसन शोथ यानी ब्रोंकाइटिस के बारे में हम कर रहे थे बात, जिसमें धूम्रपान की बात आई थी और वायु प्रदूषण की बात आई थी। कहते हैं ये लगातार जो है खांसी आना और हड़ से जो है रंग से नीला कफ निकलती है। अब देखोगे जब कफिंग निकालोगे तो नीला कफ निकलता है। कहते हैं धुआं धूल के अभाव में आने से इस रोग को बचाया जा सकता है, यानी धुआं और धूल में ना जाओ। लेकिन इसका सुरक्षा कौन करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं देगा, क्योंकि हर जगह जो है धुआं धूल तो रहता ही रहता है। उसके बाद है निमोनिया। देखिए दोस्तों, निमोनिया भी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता है। ये जो है डेप्लोकोसिस, निमोनिया जो है मैक्सिमम बच्चों में देखा गया है। डेप्लोकोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से फेफड़े की कुपिकाओं में तीव्र शोथ हो जाती है। इसे ज्वर भी होती है, यानी बुखार भी चढ़ जाता है और पीड़ा हो जाता है और तेज खांसी भी आती है, और फेफड़े के अधिकांश वायु जो है अवकाश तरल जो मृत WC में भर जाता है, यानी WC में सारे भर जाते हैं। कहते हैं इन स्थानों पर जाने से बचे जहां संक्रमण फैला हो, तो इस चीज़ों से बचना जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है
या छां यानी ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस ये एक जीवाणुयुक्त रोग है जो रोगियों के मुंह नाक से निकलनी जो बूंदकों या ड्रॉपलेट से फैलती है। यानी मान लो कोई टीबी की बीमारी है और वो आपके समक्ष खांस रहा है तो समझ जाइए कि आपको भी टीबी होने के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। यह अन्य अनेकों अंगों में भी हो सकते हैं, लेकिन फेफड़े का यक्ष रोग सबसे अधिक सामान्य है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है जिसके वजन में कमी आने लग जाता है और देखना खांसी आना सबसे सामान्य लक्षण होती है इसकी। इसके साथ इस रोग में हल्का ज्वर भी बना रहता है, यानी बुखार भी हल्का हल्का लगता रहता है, और जब गंभीर हो जाती है तो खांसी के साथ उसमें खून आ जाता है। कहते हैं बीसीजी यानी बैक्सीलस कॉमेलेटिस न्यूरियंस का जो है बीसीजी का टीका बहुत महत्वपूर्ण इस पे जो है कारगर सिद्ध होता है। और हवादार घरों और प्रोटीन प्रचुर खुराक भी जो है इस रोग से बचाया जा सकता है। यानी टीबी से जो है हवादार क्षेत्रों में रह के और जो है आपको जो है प्रोटीन युक्त भोजन करके भी इस रोग से बच सकते हो। अब हवादार जो है घरों की तो बात हम करना हमारे लिए संभव आज नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आपका जो है फेफड़े के व्यावसायिक संकट, यानी जो है कम्युनिकेशंस हेडेज, यानी जहाँ वर्किंग क्षेत्र होते हैं। कहते हैं वातावरण मौजूद जो है व्यक्ति, जहाँ कोई व्यक्ति कार्यरत है वहाँ हानिकारक पदार्थ जैसे कि सिलिका, सेबरोस्टस, धूल आदि के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। कहते हैं यह रोग जो है 10 से 15 वर्ष तक प्रभावित होने के बाद प्रकट होता है और इसके कारण जो फेफड़े में तम्लमय हो जाती है। सुरक्षा मुख्यालय के रूप में इसको वस्त्र पहने और ये रोगों से बचाया जा सकता है या नियमित डॉक्टर से जांच करवाते रहें। कहते हैं उसके पश्चात है प्रत्यय, यानी ITS का अर्थ होता है किसी अंग का शोथ। स्वाति शोथ जो है ग्रासनी शोथ या प्राणिस की शोथ विभिन्न श्वसन ऊतकों को प्रभावित करती है। क्या आप कह सकते हैं कि कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।